हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत आप लोग का स्वागत करता हूँ इन्फिनिटी क्लास में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। ठीक है, तो जो सीरीज चल रहा है कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के क्लास 10 का जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर जो साइंस का पहला चैप्टर क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला जो चैप्टर है, तो ये जो चैप्टर है, तो पहला यूनिट जो था, तो पहला यूनिट हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो वो पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखिए। तो देखने से क्या होगा सर? तो देखने से ये पता होगा कि हम लोग कितना पढ़ चुके हैं और कितना आगे जा चुके हैं। तो आप भी इस वीडियो को देख के उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका मन, तो 1.2 यूनिट जो है तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी है, तो मेरा बोलने का ये बात है कि एनसीईआरटी जो है, तो एनसीईआरटी करना क्यों बेस्ट है। तो जो भी बच्चा करता है आज के ज़माने में, तो डायरेक्ट आंसर हिट, मतलब क्वेश्चन हिट करता है। तो क्वेश्चन हिट करने से नॉलेज नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब रिजल्ट तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आने वाले दिन में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, मतलब कुछ कंपटीशन में जाएगा या फिर आईआईटी में जाएगा, उस में रिजल्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट देखता है। क्या कॉन्सेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर उस प्रकार के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आप लोगों को एनसीईआरटी करना बेस्ट होता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ने को इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को मतलब इस वीडियो में जोड़ सकते हैं। तो आप लोग अगर फ्रेंड सर्कल में आप लोग तो रहते करते हैं, तो उस फ्रेंड को भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो 1.2 में जो है, तो 1.2 पहले 1.1 हो चुका है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या 1.2 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, तो वो क्या होता है, उसका प्रकार क्या होता है। रासायनिक क्रिया के समय किसी भी तत्वों का, यहाँ मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। तो जो भी बच्चा एक एक पॉइंट लेकर पढ़ना चाहता है, तो इस वीडियो में जोड़ जाओ बाबू। ठीक है, क्या परमाणु दूसरे तत्व का परमाणु नहीं बदलता है, मतलब जो LHS होता है और RHS होता है, जो LHS में जो तत्व होता है, RHS में वही तत्व होता है, लेकिन उसका कुछ रूप चेंज हो जाता है, उसका टेम्परेचर कुछ चेंज हो जाता है, उसका आकार कुछ चेंज हो जाता है, मतलब कुछ परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने के बाद कुछ नया वस्तु का निर्माण कर देता है। तो यही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का कुछ काम। ना तो कोई परमाणु में मतलब इस जो अभिक्रिया की है, तो उस अभिक्रिया में कुछ नया तत्वों का मिश्रण भी नहीं होता है और कुछ नया तत्वों का बनना भी नहीं होता है, मतलब बाहर भी नहीं जाता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का आपसी संबंध से टूटने और जोड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग क्या लिखे थे पहले चैप्टर में, Mg+O2, और किसका निर्माण हुआ था, MgO का निर्माण हुआ था। मतलब यहाँ भी मैग्नीशियम है, यहाँ भी मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। कुछ नया तत्व आया नहीं, तो ये इसमें कुछ नया तत्वों का आना और जोड़ना या फिर बाहर जाना कुछ नहीं होता है। बस जितना है उसी को फिर से लिख देना है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। तो चलो देखते हैं कि अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे, मतलब इसका विस्तार पूर्वक से देखेंगे अध्याय 3 और 4। तो जो भी बच्चा एकदम एक एक पॉइंट लेकर चलना चाहता है, तो मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ये जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, ये सीरीज पूरा 10th के साइंस को एक एक पॉइंट करके हम निपटाएंगे। तो ये हम लोग, मेरा वादा है आप लोग मतलब मेरे तरफ से आप लोग का क्या है, वादा है कि हम आप लोग का जो 10th का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले हम क्या करेंगे, पहले से हम आप लोग का एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे। मतलब रेगुलर अगर हम क्या करेंगे, क्लास लेंगे, तो ज़्यादा से 2-3 महीना लगेगा एनसीईआरटी ख़त्म करने में। तो चलो एक देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। तो पहला एक भाग होता है कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। तो संयोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप है। तो सर क्रियाकलाप पढ़ने का कुछ ज़रूरत है, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्रियाकलाप पढ़ना जरूरी होता है। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये जो बीकर लिए, इस बीकर में क्या लेने के लिए बोल रहा है, कैल्शियम
ऑक्साइड लेने के लिए बोल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड लिए मतलब ये जैसे बीकर है, ये जो मतलब पानी है और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए। तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO मतलब कैल्शियम का CO होता है और ऑक्सीजन का O होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सर कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम है, तो बिना बुझा हुआ चूना। और जब उसको पानी में रख देते हैं तो वो उसका जो आग है वो बुझ जाता है। तो अगर आग बुझ गया बिना बुझा हुआ चूना का, तो क्या हुआ, बुझा हुआ चूना बन गया होगा कि नहीं। मतलब बुझा हुआ मतलब उसका आग बुझा दिए पानी से, तो पानी से बुझा दिए तो मतलब क्या होगा, बुझा हुआ चूना। मतलब चूना तो रहा लेकिन बुझा हुआ चूना हो गया। तो उसका फॉर्मूला सर क्या होता है, CaOH होल ट्विस्ट, CaOH होल ट्विस्ट होता है। और प्लस क्या होता है, उष्मा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर और एक समीकरण मतलब अभिक्रिया को देखेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके माध्यम से ऊष्मा का उत्पादन होता है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक होता है और एक क्या होता है कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जब जैसे हम क्या किए कि ये रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, ये जो रासायनिक अभिक्रिया करवाएं इसमें अगर ऊष्मा का जरूरत होता है, मतलब बाहर से एनर्जी लेते हैं, बाहर से ऊर्जा लेते हैं, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी। एक शोषी होता है, एक क्षेपी होता है। तो क्षेपी क्या होता है कि क्षेपी वैसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे जो ऊष्मा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊष्मा का निर्माण करता है। और उस शोषी किसको बोलेंगे, शोषण मतलब खुद लेता है। इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, शोषण मतलब शोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर कुछ है कि यहाँ पर NCERT के कुछ पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। अब देखें इस ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन दिया हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का, मतलब यहाँ पर कितना उत्पाद का निर्माण हुआ, एक उत्पाद का निर्माण हुआ। कितना उत्पाद का निर्माण हुआ, एक उत्पाद का निर्माण हुआ। कितना, एक उत्पाद का निर्माण हुआ। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, संयोजन अभिक्रिया। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट में दिया हुआ है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेद करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका इस्तेमाल बताया जा रहा है कि हाँ इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड का देखें तो CaO कैल्शियम हाँ जो यहाँ पर क्या है कि निर्मित बुझे हुए चूने, मतलब CaOH होल ट्विस्ट मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग चूना पोती करते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्या करते हैं, अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देते हैं। मतलब जैसे हम लोग पेंट करते हैं ना, तो पेंट करते हैं तो उसमें एक पतली परत बना देता है व्हाइट कलर का। तो सफेद करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, तो कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्ट नहीं बनता है, कुछ समय लेता है। कितना समय लेता है, 2-3 दिन समय लेता है। और इसमें दीवारों पर चमक आ जाती है। मतलब जो पुट्टी वगैरह करते हैं तो उसमें चमक आता है कि नहीं, तो मतलब जैसे लेबर लोग काम करते हैं तो उसी टाइम चमक नहीं आता है, तो हम लोग लेबर को डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना है कि तुरंत क्यों नहीं आया। तो लेबर लोग को पता है कि ये तुरंत काम नहीं करता है, 2-3 दिन के बाद तो मालिक को समझा देता है कि देखिए ऐसा ऐसा होता है, तो मालिक भी समझ जाता है। तो इसमें दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, ठीक है। मतलब ये जो
बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें जो जलीय भाग है वो जल को साइड में कर देगा। जैसे कोयला का दहन होता है, तो कोयला का सूत्र क्या होता है सर? तो कोयला का सूत्र होता है कार्बन। एक्चुअली वो कार्बन का एक अपरूप होता है, वो हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे। तो चैप्टर 4 में देखेंगे कि कोयला मतलब कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है। जैसे एक हीरा है, कोयला है, ग्रेफाइट है, इस सब के बारे में देखेंगे। तो अभी इस चैप्टर को देखते हैं। तो कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जैसे कोयला को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक प्रकार क्या है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो किसका निर्माण कर रहा है? पानी का निर्माण कर रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? तो पानी का निर्माण करता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि देखते हैं क्या है कि देखो, जितना एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है उस सब को एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन फंसता है। बहुत सारे बच्चे इस सब को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करते हैं। तो क्वेश्चन हिट करने से कुछ फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन एक दिन रट्टू तोता के जैसा करने से नहीं होगा। तो रट्टू तोता 1-2 दिन होता है, उसके बाद भूल जाता है। तो हम लोग को रट्टू तोता नहीं बनना है। तो हम लोग को क्या बनना है कि इंटेलिजेंट बनना है। तो इंटेलिजेंट कैसे बनेगा? एनसीईआरटी के एक पॉइंट। तो बहुत सारे बच्चे बोलता है कि सर बेकार का पढ़ाते हैं, एक पॉइंट सर देख के पढ़ाता है, या फिर एक पॉइंट लेकर पढ़ाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दीजिए। तो बाबू अगर जो भी चाहता है कि एक मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करना, तो दूसरे जगह पढ़ लीजिए, हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व, मतलब वही संयोजन अभिक्रिया को ही बोल सकते हैं क्या, कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। मतलब जैसे हम थोड़ा देर पहले क्या बताएं कि ऊष्मा क्षेपी, मतलब एक से रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक जिसके माध्यम से ऊष्मा का निर्माण होता है, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। मतलब जिसमें भी रासायनिक मतलब ऊष्मा का निर्माण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले कि यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण हुआ, जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसमें ऊष्मा का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी। एक बार मेरे साथ बोलो, ठीक है। क्या बोलना है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो अपने उत्पाद को बनाने के लिए ऊष्मा का उत्पादन भी करता है, क्या करता है? ऊष्मा का उत्पादन करता है, तो उस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे? कि ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर है क्या है कि प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मेथन है, CH4 है, तो और ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। जैसे गर्म कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, फिर क्या किसका निर्माण हुआ? तो जल वाष्प का निर्माण हुआ, फिर इसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ। अगर ऊर्जा का निर्माण हुआ मतलब कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? एक बार मेरे साथ, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? बोलो 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 बोलो, क्या है? कि ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है ये? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है? क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम लोग जैसे सांस ले रहे हैं, तो ये जो सांस ले रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है या फिर नहीं है? तो इसमें जो हम सांस ले रहे हैं तो इसमें से ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है कि नहीं? मतलब अगर ऊष्मा का उत्पादन नहीं होता तो हम लोग जिंदा रहते हैं, तो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, मतलब हम लोग ये जो श्वसन क्रिया है तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये
एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या श्वसन एक रश्मिक्षेपी अभिक्रिया है या फिर नहीं है, तो बोलेंगे क्या, हाँ है। इसका कारण दो। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होती है, तो इस पर अगर ऊर्जा का उत्पादन हुआ तो इस पर तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या है भाई, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है।